ठीक है बच्चे, तो सारे बच्चों को बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो फिर हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज है क्लास बच्चे अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख रखे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखी थी। उसके ऊपर सीखने के बाद हम लोगों ने होमवर्क भी दिया था करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने ट्राई भी किया होगा और आपको कुछ डाउट्स भी आए होंगे, बहुत अच्छी बात है। बट अब हम लोग जो एक टॉपिक उसी से रिलेटेड एक डिस्कस करना चाहते हैं, फिर मैं आपके डाउट के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन आज एक बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग करनी है, फंड में ही एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है जो कि हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7B को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर एक छोटी सी चीज सीखने के बाद हम लोग उस क्वेश्चंस को करने के लिए भी एफिशिएंट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपके डाउट्स में भी आऊंगा, जो आपको छोटे बड़े डाउट्स आए होंगे, क्योंकि बाकी इस टॉपिक में है ही नहीं कुछ बहुत बड़ा जिसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आए। मगर 7th वाले इलस्ट्रेशन में आकर आप पक्का फंस सकते हो, 7th B में आकर के आप फंस सकते हो। तो फिर उसके रिलेटेड जो टॉपिक आज मुझे डिस्कस करनी पहले मैं कर लूं, उसके बाद मैं फिर आपके डाउट्स में आऊंगा, ठीक है। तो आज ना आपको बहुत बेहतरीन चीज मैं सिखाने वाला हूं, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं, एक बैलेंस शीट से रिलेटेड। और याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। डीप एनालिसिस किसी भी चीज की करने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। अब ध्यान से समझे बच्चे, आप सारे बच्चे समझते होंगे कि सर हम लोग ना यहां पर कोई फंड रखते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग कोई यहां पर फंड करते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कोई सा भी फंड, कोई सा भी फंड, मान लो एक फंड है हमारा, एक फंड है। आप बताओ बच्चे, ये जो फंड है, क्या इस फंड के अगेंस्ट में, क्या इस फंड के अगेंस्ट में कैश होगा कि नहीं होगा हमारे पास? बोलिए, जब आप कोई फंड क्रिएट कर रहे हैं तो क्या इसके अगेंस्ट में आपके पास कैश होता है कि नहीं होता है? एक बार अपने दिमाग से पूछ करके बोलो कि आप जो आइटम्स लिखते हो वो किसी ना किसी चीज को तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम मींस व्हाट? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप कह रहे हो कि सर मैंने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग और क्रेडिटर पर उधार लेकर के, तो आप मुझे बताओ, क्रेडिटर आप लिखते हो तो उसके अगेंस्ट में एक बिल्डिंग एसेट्स आप वहां रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो बच्चे। जो प्रॉफिट्स होता है, जो रिजर्व होता है, जो फंड होता है, वो अपने अगेंस्ट में कैश को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो जो फंड है उतने का कैश भी होगा निश्चित तौर पर। हाँ सर होगा। अब इतनी बात सारे बच्चों को समझ आ गई कि ठीक है सर, एक फंड है जो कैश भी है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका फंड है 1000 का, तो 1000 का कैश भी है। और अगर मैं आपको कह दूं कि बेटा तुम इस फंड को कैश के रूप में रखे हो यहां पर, क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते हो? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं बच्चों, आप इस फंड को जो रखे हो, आपको मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट कर दो ना। इसमें से 6, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 600 रुपए का जो फंड है उसके अगेंस्ट में जो आपके पास कैश पड़ा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों नहीं आप उसे इन्वेस्ट कर देते हैं? आप कहते हो ठीक है सर इन्वेस्ट कर दे, कि फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दो, आपको याद होगा। तो मैं कहता हूं ठीक है चलो फंड इन्वेस्टमेंट आप खोल दो। फंड इन्वेस्टमेंट 600 रुपए का आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका कैश चला गया टू कैश। याद रखिए यहां पर कैश चला गया 600 का। देखिएगा ध्यान से, आपने कहा फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया सर हमने, और मेरा कैश आ गया यहां पर 600 का। आपका ये, मैं स्पेसिफिक शब्द भी लगा रहा हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक शब्द लगा रहा हूं यहां पर, स्पेसिफिक फंड। अच्छा सर स्पेसिफिक फंड ऐसा क्यों लिख रहा हूं? अभी समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक फंड यानी किसी स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में जो कैश है कोई बांट नहीं सकता, कोई जबरदस्ती किसी भी यूज में नहीं ला सकता, उसका पर्पस उसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करना। तो जब इस कैश को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई स्पेसिफिक फंड 1000 बना करके रखे हो, तो इस कैश का इस्तेमाल एक तरीके से आपने ब्लॉक कर दिया है। आपने इस 1000 को एक तरीके से अपने इस फंड क्रिएशन से ब्लॉक कर रखा है कि भाई जहां ये स्पेसिफिक फंड अलाउ करेगा वहीं इस 1000 को खर्च करना है, अदरवाइज नहीं कर सकते। यानी इस एसेट्स को ये फंड ब्लॉक करने का काम करता है, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर ये जनरल फंड होता तो इस कैश का कहीं भी इस्तेमाल करो, कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए ये स्पेसिफिक फंड एक एसेट्स को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, कैश को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। यह ध्यान देकर के हम लोग को चलना है। ठीक है सर, यानी जब मैंने कहा कि अब हम इसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि ये फंड अलाउ करता है करना, तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश 600। अब बैलेंस शीट चेंज हो रहा है, अब बैलेंस शीट चेंज हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज बता रहा हूं मैं। अब बैलेंस शीट चेंज हो रहा है और आपके पास एक एसेट्स आ गया, क्योंकि एसेट्स देखिए बढ़ गया ना, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास 600 का आ गया। बोलो क्या अब कैश यहां पर 400 का रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बोलो भाई, मैं पूछना चाहता हूं आप सारे बच्चों से, क्या अब ये यहां पर आपके पास कैश 400 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बोलिए, क्या आपके पास ये 400 का रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। आपका कैश कम हुआ सर, आपका कैश कम हो गया, वहां एक एसेट्स आ गया। अब देखो इस फंड को, अब ध्यान से सुनो, इस फंड को दो एसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक फंड इन्वेस्टमेंट 600 और एक इसका कैश 400। अभी भी ये दो चीजों को ब्लॉक करके रखा है, यानी आप इस फंड इन्वेस्टमेंट को बेच करके किसी भी इस्तेमाल में काम नहीं ला सकते, और 400 रुपए जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं ला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस फंड को अभी भी दो एसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कल को हम फंड इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो भी हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा फंड 1000 से, बोलो ना, अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हारा फंड इन्वेस्टमेंट घट गया है क्या? मैं पूछ रहा हूं, सॉरी, तुम्हारा फंड घट गया है क्या? तुम्हारा फंड घट गया है क्या? तुम्हारा फंड चेंज हो गया है क्या? या अभी भी ये फंड 1000 रुपए का एसेट्स ब्लॉक करके रखा है, जिसका इस्तेमाल तुम किसी भी पर्पस से नहीं कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक पर्पस से कर सकते हो? बोलो भाई, क्या पैसे का, क्या इस फंड का इन्वेस्टमेंट होना फंड को कम कर देना होता है क्या? कहीं ऐसा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने इन्वेस्टमेंट मेरे से सीखे हो, मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट है उसे इन्वेस्ट कर दो। आधे बच्चे क्या सोचते हैं ना, मेरा जो फंड था इन्वेस्ट हो गया, मेरा फंड इन्वेस्ट हो गया तो फंड कम हो जाना चाहिए। आप गलत सोचते हो बच्चे। ये फंड क्या है? ये फंड ब्लॉकेज करता है आपको एसेट्स को, कि आप इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं करें। ये फंड तो एक तरीके से आपके लायबिलिटी साइड दिख रहा है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि फंड कम हो जाएगा। नहीं, फंड थोड़ी कम हो रहा है। अरे ये जो एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके क्लासिफिकेशन में चेंजेस आ रहा है, कैश कम हो रहा है, कल को ये फंड इन्वेस्टमेंट बेच दिए कुछ और आ जाएगा, वो चेंज हो रहा है। ये तो यही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है कि हम 1000 रुपए के एसेट्स को ब्लॉक करके रखेंगे, और इन 1000 रुपए के एसेट्स का इस्तेमाल वहीं होगा जहां ये फंड अलाउ करता होगा, जो इस फंड से रिलेटेड कानून अलाउ करता होगा। बोले इतनी बात सारे बच्चों के ध्यान में आई कि नहीं आई? क्या इतनी बात सारे बच्चों के ध्यान में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट्स करें, एकदम पार्टिसिपेटिव चाहिए क्लास मुझे को। बहुत यूनिक चीज सीख रहे हैं हम लोग। चलिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही हो गई, समझ गए सर। यानी इस फंड पर कहीं भी बात नहीं समझ आई हम लोग को, मतलब इस फंड से रिलेटेड हम लोग इतना क्लियर हो गए कि ये नहीं चेंज हो रहा है, इसके एसेट्स आपस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसने 1000 रुपए के एसेट्स को ब्लॉक्ड करके रखा है, जो कि इस फंड के रिलेटेड कानून के तहत ही इस्तेमाल किए जाएंगे। यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा, अब मैं बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मैंने कहा इसका पर्पस था, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इसका पर्पस था कि इस फंड को आप बिल्डिंग बनाएंगे। अब मैं इसका नाम बदल रहा हूं, ये देखो, बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग फंड है ये। तो आपने किसी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, चलो बहुत अच्छी बात है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में आपने कुछ 600 लगाया है, और मैं कह रहा हूं आपका पर्पस था कि आप इससे बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर मैंने ना 600 और 400 रखा, कल को मैं ये इन्वेस्टमेंट बेच करके सर बिल्डिंग बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। सर कल को मैं ये कैश से बिल्डिंग बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल बनाओ। अब मैं आपको कह रहा हूं इसका पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट इसका पर्पस नहीं था, कैश रखना इसका पर्पस नहीं था, बिल्डिंग बनाना इसका पर्पस था। अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैंने कहा कि बिल्डिंग बन गई, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा बिल्डिंग बन गई, 200 की आपने बिल्डिंग बना दी, 200 रुपए की बिल्डिंग बना दी, जिस पर्पस से आपने ये फंड बनाया था, तो आप एंट्री पास कर रहे हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये लो, आपने बिल्डिंग बनाना था ना, आपने बिल्डिंग बना दिया।
आप कह रहे हो बिल्डिंग बनाना था सर, हमने बना दिया, हमारा जिस पर्पज से ये फंड था सर हमने वो काम कर दिया। तो आपने 200 रुपए का ना बिल्डिंग बना दिया। अब देखो यहां क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग एसेट्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्डिंग, और ये अब हो गया 200 का, और 200 की बिल्डिंग बन गई। बोलो किसी बच्चे को इस कैटेगराइजेशन में अंतर आया क्या समझ? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई क्या कि सर आपने एक बिल्डिंग बना दी, आपका कैश कम हो गया? बोलो भाई, बोलिए, सारे बच्चों को क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। इस बिल्डिंग फंड का जो 1000 का ब्लॉकेज था वो किस पर्पस के लिए था? आप क्यों फंड ब्लॉक करके रखे थे? आपका उद्देश्य था कि बिल्डिंग बनाना है। जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाएगा हम इस 1000 को कम नहीं करेंगे, वरना जैसे कम करेंगे तुम किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लोगे। अब ये बिल्डिंग फंड 1000 आप देख सकते हैं 600 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, 200 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, और बिल्डिंग अकाउंट में 200 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है। आपको लगेगा अरे यार अब इस 1000 में इस 200 के नाम पर बिल्डिंग को, इस फंड को ब्लॉक करने का पर्पस क्या है? अब क्या मतलब है तुम इस 1000 के लिए बिल्डिंग को जो बन चुका है, जो पर्पस हो चुका है पूरा, आप उसको ब्लॉक करके रख रहे हो? आप क्यों ब्लॉक करके रख रहे हो? और कहीं ना कहीं जब तक तुम इसे फ्री नहीं करोगे तो एक तरीके से आपने प्रॉफिट ब्लॉक करके रखा है। याद रखिएगा इस बात को, आपने अपने प्रॉफिट को ब्लॉक करके रखा है या कैश को ब्लॉक करके रखा है। तो आपका ध्यान कहता है कि 1000 में से जो बिल्डिंग बननी थी वो बन गई ना 200 की। अब ऐसा करो, इसमें से तुम 200 का फंड रिलीज करो। अब 200 का फंड यहां रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है। अब 200 तक का, याद रखिएगा, अब 200 तक का, 200 का क्या कैश किसी भी पर्पस से इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। एक बार अगर इस 1000 का फंड आपने किसी प्रॉफिट से निकाल करके बनाया था, कोई प्रॉफिट डाइवर्ट किया था, कहीं कोई पैसा लेकर के आप आए थे, क्या वो जनरल हो गया कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो जनरल हो गया कि नहीं? एक बार आपने इस 1000 में से 200 का जो जिस पर्पस के लिए आपने किया था, तो क्या इस 1000 से अपने एसेट्स को ब्लॉक करने की जरूरत है? नहीं। तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि आपने इस फंड का जो पर्पस था 200 वो पूरा कर लिया। तो आप यहां क्या कर सकते हो? ट्रांसफर टू जनरल फंड। जनरल फंड, अब आप इस 1000 में से अपने जनरल फंड में जो ब्लॉक करके बैठे थे वो खत्म करो। यानी अब आपको सिर्फ 800 ब्लॉक करके रखना है। याद रखिएगा, अब आपको सिर्फ 800 ब्लॉक करके रखना है। 600 और 200, 600 और 200, यानी कल को ये आपने बेचा तो इसका पर्पस जो दे रहा है उसी का इस्तेमाल करना है। कैश आपको इसी का, चाहे आप इन्वेस्टमेंट से देखिए चाहे आप कैश से देखिए, आप उतना ही ब्लॉक करके रखोगे। लेकिन 200 फ्री हो गया और यहां से ये जनरल फंड में चला गया, यानी अब 200 तक का कैश आपका जनरल हो गया। आपने उतनी प्रॉफिट को छोड़ दिया। अब उस 200 को आप किसी भी पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसका पर्पस पूरा कर दिया तो अब 200 का जो रिलीज फंड है उसका इस्तेमाल आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, क्योंकि 200 का पर्पस पूरा कर दिया आपने। इतना तो अपने दिमाग को कोरिलेट करा सकते हो ना सारे बच्चे, कि सर आप जो कह रहे हैं कि 200 का काम हो गया तो अब इस फंड को 1000 रुपए का एसेट्स ब्लॉक करने का कोई हक नहीं है। अब 1000 में से 800 ही ब्लॉक्ड रहेगा क्योंकि 200 जो पर्पस पूरा हो गया वो अब जनरल फंड हो गया। तो हम लोग बच्चे यहां से जो हमारा कैपिटल फंड होता है, जनरल फंड, कैपिटल फंड जो होता है जनरल फंड, ये यहां से निकाल करके ला करके प्लस यहां जो भी अमाउंट रहेगा वहां ले जा करके हम लोग ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से 200 ला करके जोड़ देंगे और ये हमारा कैपिटल फंड और जनरल फंड बढ़ जाएगा और ये हमारा बिल्डिंग फंड जो स्पेसिफिक फंड था वो घट जाएगा। बोलो क्या सारे बच्चे बिल्कुल क्लियर ढंग से ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार फटाफट बताएं मुझे, क्या सारे बच्चे एकदम क्लियर टर्म में ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग कर पाए? इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। कैश जब जब खरीदा चेंज किया हम लोगों ने किया। हमारा एक बिल्डिंग जितना तैयार हो गया सब 200 से बिल्डिंग हमने तैयार करके यहां दिखा दिया, और जितना बिल्डिंग बन गया पर्पस पूरा हो गया तो 1000 का फंड ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। आप रिलीज करो, आप जैसे रिलीज करोगे 800 यानी 200 का कैश या कोई रिसोर्सेज हम उधर से किसी भी पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पर्पस पूरा हो गया और हमारा जनरल फंड में आ गया। जनरल फंड का मतलब कैपिटल फंड होता है। आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को। हर बच्चे के ध्यान में ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया? हाँ सर पक्का हो गया। अब आइए मैं इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं जो कि आया है सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में, और बहुत सारे बच्चे इस पर हो गए कंफ्यूज।
इस पर हो गए कंफ्यूज। 7B पढ़ेंगे सारे बच्चे पढ़ेंगे 7B। तब तक मैं मिटा दूं और इसके अंदर हम लोग करते हैं उस क्वेश्चन को। 7B सारे बच्चे स्टार्ट कर ले एकदम फटाफट, क्योंकि आपको पता है मिटाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तब तक आप एक बार अपनी रीडिंग तो कर ही ले, एक बार आप अपनी रीडिंग कर लें, अंडरस्टैंडिंग एक बार आप अपनी बना लें, उसके बाद मैं आपके साथ रीड करके चलूंगा। ये नोटिंग करके आप बाद में इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक रीडिंग हो जानी चाहिए जब तक मैं बोर्ड मिटा करके वापस लौटता हूं। चल साफ तो नहीं मिटा, बट अपने काम भर के लिए मिट चुका है। आए सारे बच्चे 7B पर, इलस्ट्रेशन 7B पेज नंबर 1.16। और अगर आप कोई और पब्लिकेशंस फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। और मैं बता चुका हूं CBSE 2019 कंपार्टमेंट का ये है एग्जाम का क्वेश्चन, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। कह रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द क्वींस क्लब। रानी के क्लब के अंदर, क्वींस क्लब नाम ही है उसका, एज एट 31 मार्च 2019। कह रहा है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड दे रहा है, ये आपका जनरल फंड होता है। कैपिटल फंड दे रहा है आपका 1 अप्रैल 2018 पे जो था, ठीक है सर। बिल्डिंग फंड दे रहा है आपका, यानी ये स्पेसिफिक फंड है। डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग दे रहा है, ओके सर। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दे रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड दे रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर ने नीचे कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 3,60,000, यानी जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग फंड मेरा बना था उसमें से 3,60,000 हमारा फंड पूरा हो चुका है, हमारा पर्पस पूरा हो चुका है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, पूरी बिल्डिंग नहीं बनी तो हम बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिख सकते हैं या बिल्डिंग अकाउंट लिख सकते हैं। इन प्रोग्रेस वोग्रेस नहीं लिखने की जरूरत है, बिल्डिंग लिख देंगे, सीधा बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए इसे हम लोग अपने बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करके देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की एक एक लाइन पढ़ते हुए देखेंगे। रफली हमने एक बार पढ़ लिया। अब आपको कैपिटल को, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट को, बिल्डिंग फंड को, जो भी आइटम रिलेटेड है बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो इसमें जनरल फंड का प्रेजेंटेशन और आपके क्या बोलते हैं स्पेसिफिक फंड प्रेजेंटेशन, ये दोनों देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7B, इलस्ट्रेशन 7B, और ये हमारा बैलेंस शीट। हम अपने बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंटेशंस करेंगे वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। दोनों के दोनों प्रेजेंटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखे हैं। चलो अब सारे बच्चे देखें, और सबसे पहले कह रहा है, अच्छा हम लोग एज एट 31 मार्च 2019 है, ठीक है ना, एज एट 2019, और आपके सामने कैपिटल फंड 10,80,000, ये देखिए कैपिटल फंड, आपको पता है ना लायबिलिटीज है ये सब तो तुम लोग को पता है, इसमें तो तुम लोग पीएचडी किए हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका तुम लोग यही तो बना करके आते हो बैलेंस शीट। कैपिटल फंड कितना है भाई, कैपिटल फंड अंदर लिखना है, तुम थोड़ा जगह लेकर के लिखे। फंड कितना दे रहा है कैपिटल फंड, 10,80,000, 10,80,000, क्योंकि ये ओपनिंग है, ये फंड आपको पता है ना ओपनिंग फंड है, तो हमें तो क्लोजिंग पुट करना है। तो 1 अप्रैल 2018 वाला, 1/4/2018 यानी पिछले बैलेंस शीट वाला, थोड़ी जगह छोड़ेंगे क्योंकि इसके एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने है बच्चे बिल्डिंग फंड, ये लीजिए बिल्डिंग फंड कितना है बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड ऐसा 4,80,000 शुरुआत वाला, 4,80,000 एकदम शुरुआत वाला जो हमारे पास 1/4/2018 वाला है। ठीक है, चलो ये 4,80,000 लिख दिया हमने। अब ध्यान से पढ़ेंगे, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन मिला, बोलो क्या हम लोगों ने सीखा है कि नहीं कि ला करके यहां पर ऐड कर देंगे। हाँ सर सीखा है, डोनेशन, डोनेशंस कितना आया भाई डोनेशंस उस फंड के लिए, दैट इज 6 लाख। ये लो भाई 6 लाख जोड़ दिया यहां पर। ओके, अगला कह रहा है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018 का ही है, यानी शुरू से। तो क्या हो गया, एसेट्स तो पिछले साल से है और इस साल तक बिका नहीं है, तो इस साल भी आएगा हमारा। तो हमारे पास है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा नाम याद रख लीजिए, नाम याद रख लीजिए, पूरा नाम हम लोग बोलते हैं। अगर किसी के आगे ब्याज का रेट लगा करके बोल रहा है तो वो भी उसके नाम का हिस्सा होता है। जैसे मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा बोला जाए तो मिस्टर भी मेरे नाम का हिस्सा एक तरीके से हो रहा है।
तो उसी तरीके से मिस्टर है, ये समझ लो। तो 10% उसके नाम का हिस्सा है, उसे छोड़ मत देना। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे पास एसेट्स हो गया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट शुरू में था, और अगर कुछ करते तो हम जोड़ देते, लेकिन इतना ही हमारे पास साल के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, तो 4,80,000 का। लेकिन याद रखिए बच्चे, आप सारे बच्चे सोच करके बोले कि सर क्या सिर्फ इसका नाम ऐसे ही होता है क्या, खाली परसेंटेज देखने के लिए होता है? नहीं। अगर आपको याद आता होगा क्लास 11, तो उसके अंदर भी हम कहते थे ये ब्याज हिडन एडजस्टमेंट होता है। ये ब्याज किस बारे में बात करता है? ये ब्याज उस बारे में बात करता है कि इस 4,80,000 पर इस पर ब्याज मिलना चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्लास 11 के अंदर किया करते थे। फाइनल अकाउंट अगर आपको याद आता होगा तो, कि सर ब्याज के लिए होता था। यस, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, इस फंड से जो भी इनकम होगा, इस इन्वेस्टमेंट से, नॉट फंड से, इस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इनकम होगा, बोलो बच्चे, क्या यहां आकर के इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऐसे लिख दे, समझ जाओगे ना, BFI इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हम BFI लिख दे ऐसे, BFI को बेवफाई मत पढ़ लेना तुम लोग, BFI। तो इंटरेस्ट ऑन BFI, चलो बता दो मुझे कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन BFI, फास्ट फास्ट फास्ट, कितना आ गया? 48,000। तो ये लो भाई 48,000 आप ला करके जोड़ दो, क्योंकि इंटरेस्ट उसका इनकम है, आप ला करके यहां जोड़ोगे 48,000 को। इतने में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ सर नहीं आएगी। आगे देखिए कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड से सर हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? इंटरेस्ट हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर दिया। वो नहीं भी देता तो हम लोग कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बोलो एक बार। अगर वो नहीं भी देता तो हम लोग निकाल सकते थे नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। लेकिन क्या है ना, आप सुनना, क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, यहां 50,000 ही सिर्फ देगा। यहां पर इंटरेस्ट रिसीव शरीफ क्वेश्चन था, कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए था ना, तो दया खा गया। मान लो यहीं पर इंटरेस्ट रिसीव 50,000 दे देता, तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,000 दे देता तो बच्चे क्या तुम 50,000 लिखते क्या? नहीं, तब भी हम सर पूरा इंटरेस्ट लिखते, तब भी हम 48,000 ही लिखते। वो 50,000 देने का मतलब एक नया एडजस्टमेंट आपको दे दिया कि 50 मैंने बोल दिया ना, कम करते हैं। मैंने एग्जांपल खुशी में मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया, पर 50 तो बनता ही नहीं है, तो फिर मिल कहां जाएगा? मैं करता हूं उसे 30। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर 30,000 कहता, इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, तो क्या हम 30,000 लिख देते यहां पर? नहीं, तब भी हम लिखते 10% से यहां पर निकाल करके जो एक्चुअल ब्याज बनता है वो लिखते हम लोग यहां पर। तो सब 18,000 का क्या होता? अरे 18,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम, वो आपका एसेट्स की तरीके से नजर आने लगता। वो एक अलग एडजस्टमेंट है, उसका कुछ नहीं लेना देना इस पूरे फंड अकाउंट से, कोई फंड अकाउंट से लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस आपको कभी कभी कुछ और पूछ देता है उसी के साथ साथ। अब बच्चे कहते हैं अच्छा तो मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट से भी वो मुझे घुमा सकता है। अरे भाई इंटरेस्ट बन रहा है तुम्हारा इसके ऊपर 48,000 का, और क्वेश्चन दे देता है इंटरेस्ट रिसीव 30,000 का, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो एक अलग एडजस्टमेंट हो जाता है। यानी इनकम अकाउंट जो हम लोग पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा इनकम हो जाता, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाता तो एसेट्स हो जाता, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहां आने लगता। वो पर फोकस्ड रखेंगे आप लोग, याद रख लीजिएगा। एट टू बी रिसीव्ड होगा, वहां पर मिलना बाकी है हमें इस इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा शरीफ था, इसने आपको कह दिया 48 बनता है, 48 मिल गया, तो कोई आपके पास आउटस्टैंडिंग आया नहीं, तो ऐश है, मौज है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सीखने के बीच में आ गया, इसलिए मैंने इस पे भाषणबाजी कर दी। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 48,000 हम लोगों ने इसके ऊपर रख लिया। तो क्यों दिया था यहां पर रिसीव्ड का डाटा, मुझे खुद नहीं समझ आया, क्योंकि उस पर उसने कुछ टर्न ट्विस्ट तो किया नहीं, तो मजा तो आया नहीं। चलो भाई 48,000 कर दिया हमने। और आगे कह रहा है, आकर के एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा, आप याद रखेंगे बच्चे सारे ध्यान से। ये जो एक्सपेंडिचर है एक पर्पस, जो बिल्डिंग फंड है एक फंड के पर्पस के लिए है, एक फंड के पर्पस के लिए है। तो बोलो, अगर मैं कहूं कि मेरी एक, अब ध्यान से सुनना, यहां पर एकदम क्लियर ढंग से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर माइनस एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग 3,60,000, अब प्लीज ध्यान से समझ करके चलना।
क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन आएगा। तो आपको लगेगा सर ऐसा तो हम लोगों ने पहले भी किया है, हम लोगों ने जो इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस होते थे हम लोगों ने वो एक्सपेंस घटाया है और इतना थोड़ी सोचा है कि फंड रिलीज हो रहा है कि नहीं रिलीज हो रहा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग यहां घटाते थे, जो बैलेंस आता था लिखते थे। कितनों के मन में ये बात आ रही है कि सर पहले भी तो जो एक्सपेंडिचर फंड से रिलेटेड होता था माइनस करते थे, लिखते थे, घर चलते थे, खत्म हो जाता था। हम लोग ये थोड़ी सोचते थे कि इससे एक फंड रिलीज होने जैसा कोई कंसेप्ट आ रहा है, मैक्सिमम के दिमाग में आएगा। लेकिन ध्यान से सोचिए, अगर वो नॉमिनल नेचर का खर्चा होता तो मैं भी कहता कि छोड़ो यार, खर्चा निकालो यहां से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता नहीं है, नॉमिनल नेचर का खर्चा हटाओ और यहां लिख दो। वो तो मैं भी कर रहा था, पीछे के सारे क्वेश्चंस में आपने यही कहा है। लेकिन याद रखिए बच्चे, ये जो एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग आपने किया ना, आपका एक बिल्डिंग यहां पर आ गया। आपका बिल्डिंग, याद करिए अभी जो मैं समझा रहा था, ये कैपिटल नेचर का है। आपकी एक बिल्डिंग क्रिएट हो गई वहां से, जैसे आपने घटाया यहां पर एक बिल्डिंग क्रिएट हो गई, भले ही इन प्रोग्रेस है। आपने 3,60,000 का एक बिल्डिंग यहां पर बना डाला आपने, तो ये नॉमिनल नेचर का कोई खर्च नहीं था जिसे माइनस करे बैलेंस लिख दे। आपने एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कर डाला, जिसके कारण एक एसेट्स आ गया। जो कि मैं कह रहा था कि अगर यहां का आपने कोई पर्पस पूरा कर दिया, अब आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी, और भी कैपिटल नेचर के खर्चे पे याद रखिएगा, आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी कि आप यहां से जो ये कर रहे हो ना, ट्रांसफर टू जनरल फंड या कैपिटल फंड करो। कैपिटल फंड, आप एक ट्रांसफर टू कैपिटल फंड दो, और यहां पर ला करके ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड करना पड़ेगा 3,60,000। जो बच्चे समझ गए होंगे मजा आ जाएगा, जो नहीं समझे होंगे वो उनकी डाउट्स में लूंगा। कितने बच्चे ये समझ गए लॉजिक कि सर आपने ये किया ही क्यों? पहले भी तो आप यहां से माइनस करके जो खर्चा होता था लिख देते थे ना यहां पर, तो फिर यहां माइनस करके यहां एक एसेट्स क्रिएट करके ये फंड रिलीज करने वाला काम किया क्यों? कितने बच्चे समझ गए इस बात को? बताएं बच्चे। तो लगभग सारे बच्चे समझ गए थे, क्योंकि सर पहले जब हम लोगों ने किया था, कल वाली क्लास के अंदर किया था, और मैंने कहा था इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो वो फंड होते थे, वो जो एक्सपेंसेस होते थे वो रेवेन्यू नेचर के होते थे। अगर रेवेन्यू नेचर का कोई खर्चा होता है ना, जैसे मैच फंड हुआ, और मैच फंड से आपने टूर्नामेंट के फंड में अवार्ड बांट दिया, आपने उस मैच को कराने में कुछ खर्चा कर दिया, तो मैं अभी भी बोलूंगा वैसे ही करो। उस खर्चे से कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं हुआ, तो मैं वही करता, माइनस करता, यहां पर जो बैलेंस आता लिखता। ये दो ट्रीटमेंट्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही आपका एक पर्पस कैपिटल नेचर का हो गया और आपने यहां से एक्सपेंडिचर करते ही एक एसेट्स क्रिएट कर दिया कैपिटल नेचर के होने के कारण, फिर तो भैया आपको यहां से फंड रिलीज करके मूव करना पड़ेगा अपने जनरल फंड की ओर, कैपिटल फंड की ओर। अब ये क्लैरिटी आप सारे बच्चों के ध्यान में चली गई होगी। ओके सर, यानी ये जो एक्सपेंस हम माइनस करते हैं अपने फंड से, और लास्ट क्लास के अंदर भी सीखे थे, उसका नेचर अगर कैपिटल है तो हम एक एसेट्स क्रिएट करके ये फंड रिलीज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो सकता है किसी किताब के अंदर ये ट्रीटमेंट ना दिया हो, ये दो ट्रीटमेंट हटा दे, ना करें, तो फिर यहीं पर करके जैसे पहले करता था वैसे ही कर देगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये ट्रीटमेंट करिए, ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट है। अगर वो एक्सपेंस जो इस फंड से हो रहा है, अगर वो कैपिटल नेचर का हो रहा है, तो एक एसेट्स क्रिएट करिए, और जैसे आपने एक एसेट्स क्रिएट कर दिया, आपको यहां से वो फंड क्या करना पड़ेगा, क्लियर करके ले जाकर के यहां जोड़ना पड़ेगा। अगर एसेट्स ना क्रिएट होता तो फिर आप यहां पर माइनस करते हो, ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं होता। याद रखिए, दोनों ट्रीटमेंट नहीं होता, ये दोनों हट जाता। लेकिन अगर आपने एसेट्स क्रिएट किया यहां पर इस खर्चे से, फंड से, तो एक एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर भी तो कुछ चाहिए, लायबिलिटी साइड भी तो कुछ चाहिए। कैसे बैलेंस करोगे? आप यहां से माइनस कर दो, वहां बढ़ा दो, तो फिर इधर चाहिए ना कुछ मैनेज करने के लिए। तो फिर उसके लिए वो ये काम करके चलते हैं। ओके, अब मुझे फाइनल बैलेंस बता दो फटाफट। सारे बच्चे फाइनल बैलेंस बताएं, फाइनल बैलेंस बताइए फास्ट। फाइनल बैलेंस दे दो यार। सब भाग गए क्या चाय वाय पीने के लिए?
अरे वो कितना आ रहा है जनरल फंड 14,40,000, 14,40,000। और इसका फाइनल बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? बिल्डिंग फंड आ रहा है 7,68,000। एक दो बच्चे और बता दो भाई, एक दो बच्चे और बता दो, तब विश्वास होगा मुझे। $768, चलो 7,68,000। ओके, और इधर तो है ही, इनको टोटलिंग नहीं करना होता है। दिस आर जस्ट द एक्सट्रैक्ट, दिस आर जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट करके चलना होता है। हो गया प्रेजेंटेशन। आप सारे बच्चे ये कंसेप्ट सीख गए? आप सारे बच्चे ये कंसेप्ट सीख गए? बताइए। आइए इससे रिलेटेड नोटिंग्स करते हैं, इससे रिलेटेड नोटिंग्स करते हैं। आएंगे आप और नोटिंग्स करेंगे। क्या नोटिंग्स हम लोग कर रहे हैं? इफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड result in creation of assets, यानी कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर, देन आपको क्या करना है? नंबर 1 क्रिएट एसेट्स। तो आपको एक एसेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 2 ट्रांसफर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड टू जनरल फंड। यानी कैपिटल फंड। आप कैपिटल फंड में ले जाकर के उसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये छोटी सी नोटिंग आप सारे बच्चे कर लेंगे। अगर एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड से कोई क्रिएशन ऑफ एसेट्स को जन्म देता है तो फिर आपको ये काम करके चलना है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा करके रखा है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा करके रखा है, फिर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे बच्चे, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा मैं आपको बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जब सारे अच्छे तरीके से कंसेप्ट आ जाते हैं तो फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स के मिसिंग पोर्शंस के क्वेश्चंस करते हो। जो मिसिंग पार्ट होता है का, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा, क्योंकि सैंपल पेपर ने इस बार के फिल इन द ब्लैंक्स और मिसिंग क्वेश्चंस को अपने जगह दी है सैंपल पेपर के अंदर। तो इस बार एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे आपके मिसिंग फिगर्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे जो पूरे मेन क्वेश्चंस के होते हैं। तो आपको मैंने समझा तो बहुत बढ़िया दिया है, तो मैं आपसे ना एक उम्मीद करता हूं आप 7A एक बार ट्राई करें। 7A ट्राई करेंगे आप सारे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग 7A से रिलेटेड डाउट करेंगे। 7A से रिलेटेड डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप ट्राई करेंगे। एक बार होमवर्क मैं दे रहा हूं यहां पर, होमवर्क 7A। लेकिन पिछले क्लास से और कोई डाउट है तो आप बच्चे मुझसे पूछे, उसको हम लोग अपनी क्लास का हिस्सा बनाएंगे। पिछली क्लास के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, 4, 5, 6, 7 यही तो है 4 क्वेश्चन। 7A को मैंने डाल दिया नेक्स्ट क्लास के लिए। 4, 5, 6 में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। 4, 5, 6 में फंड से रिलेटेड कोई परेशानी है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछे, अदरवाइज आप कमेंट्स कर दें नो सर, तो फिर समझ लेंगे हम सारे बच्चे सीख गए, सारे बच्चे होनहार हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं। कमेंट्स तो करो, कमेंट्स में थोड़ी तुम लोग की हैंड राइटिंग दिख रही है कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है हम कमेंट्स नहीं करेंगे। जिंदा हो तो करो, कमेंट्स करिए, ठीक है। तो किसी को भी कोई समस्या नहीं थी। तो बच्चे आज ना हम लोग बस इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक्स को भी पिक करेंगे। एक आपको मैंने जो दिया है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस, ये जरूर आप ट्राई करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नए टॉपिक्स को निकालेंगे इसी के अंदर। तो बहुत तेज गति से हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर भी है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।